ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी। नमस्कार। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमेशा आगे बढ़ती रहती है। जीवन में थमना मना है। हम कई बार थक जाते हैं, ऊब जाते हैं, पर उस समय भी जिंदगी हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। कोरोना संकट के इस दौर में आप हर दिन मास्क पहनते पहनते थक गए हैं या साबुन पानी से लगातार हाथ धोने से खीज होने लगी है और आप ये सोचते हैं कि अब ये सब संभव नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। ऐसी मानसिकता ठीक नहीं है। स्थानीय प्रशासन से लेकर केंद्र सरकार तक सब अपने अपने स्तर पर कोशिशें कर रही हैं। कोरोना वॉरियर्स ने अपनी जान दांव पर लगा रखी है ताकि आप सुरक्षित रह सकें। ऐसे में आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि दिशा निर्देशों का पालन करें ताकि संक्रमण की चेन टूट सके। आप सतर्क रहें, जागरूक रहें। इसीलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार जी, शुक्रिया। नमस्ते सर। इससे पहले कि डॉक्टर रेड्डी के साथ हम परिचर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 1800115767। हमारा एक और नंबर है 011-2331-4444। डॉक्टर रेड्डी, भारत सहित दुनिया भर को ऑक्सफोर्ड के वैक्सीन से बहुत उम्मीद थी। एक वॉलंटियर पर इसके परिणाम नकारात्मक दिखने के बाद ऑक्सफोर्ड ने इसके ट्रायल को रोक दिया है। भारत पर इसका क्या असर देखते हैं आप? एक तो ये बिल्कुल बताना ठीक रहेगा कि भारत में 3 वैक्सीन के ऊपर अभी ट्रायल्स चल रहे हैं जी। और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन उन तीनों में से एक है जी। बाकी दोनों वैक्सीन के ट्रायल्स में कोई आक्षेप नहीं निकला और उसमें कोई रुकावट नहीं है जी। और ऑक्सफोर्ड वाला जो वैक्सीन है जिसका ट्रायल भारत में भी चल रहा है जी, उसके ऊपर अभी के लिए रोक लगाया गया। वो ट्रायल बंद नहीं किया गया जी। इसलिए किया गया कि एक वॉलंटियर जी, जो ब्रिटेन में, इंग्लैंड में इस प्रकार का वैक्सीन उनको दिया गया, उनको कुछ बीमारी हुई, खास करके रीढ़ के हड्डी में जो मेरुदंड होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है और तंत्रियों के ऊपर असर पड़ा था जी। क्या ये वैक्सीन के वजह से ही हुआ है या और किसी कारण के वजह से हुआ है जी, इसका जांच करना बिल्कुल जरूरी है। तो इसके लिए वो लोग सारे विशेषज्ञ अभी उसका जांच कर रहे हैं और खास करके ऐसे लोग कर रहे हैं जो ये ट्रायल से जुड़े हुए नहीं है जी, जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, जिनका राय पूरा स्वतंत्र रूप से दिया जाएगा जी। अगर ये इसका निर्धारण होता है कि ये वैक्सीन का ही इफेक्ट है जी, तो फिर ट्रायल आगे चलना मुश्किल होगा जी। अगर ये पता चलता है कि ये वैक्सीन का इफेक्ट नहीं है तो ट्रायल फिर दोबारा शुरू किया जाएगा। और ये भी देखना है कि केवल इसी मरीज में या इसी वॉलंटियर में इस प्रकार का असर देखा गया या बाकी वॉलंटियर जिनको वैक्सीन मिला है उनमें भी अगर इतना ही तीव्रता से तो नहीं, मगर कुछ उनमें भी इस प्रकार के इफेक्ट्स नजर आए या नहीं, वो सारे रिकॉर्ड खोल के देखने पड़ेंगे। क्योंकि ट्रायल के अंतर्गत तो पहले पता नहीं चलता कि किन लोगों को असली वैक्सीन दिया जा रहा है और किन लोगों को नकली वैक्सीन दिया जा रहा है। तो क्योंकि वो ट्रायल में इसी प्रकार का ये इंतजाम होता है कि कुछ लोगों को असली वैक्सीन मिलता है और कुछ लोगों को वैसा ही जो लगता है एक नकली वैक्सीन दिया जाता है और दोनों के बीच में जो अंतर है वो नतीजे में प्रोटेक्शन के लिए
उसके आधार पर कहा जाता है कि वैक्सीन का क्या ये प्रभावित वैक्सीन है या नहीं जी। मगर वैक्सीन प्रभावित होने के अलावा ये भी बिल्कुल आवश्यक है कि वो किसी प्रकार का नुकसान नहीं पैदा करे जी। सेफ हो बिल्कुल। तो एफिकेसी और सेफ्टी दोनों का जांच होता है ट्रायल में जी। तो क्योंकि सेफ्टी के बारे में अब सवाल उठा है ये बिल्कुल आवश्यक समझा गया कि ट्रायल कुछ दिनों के लिए रोक के केवल ये मरीज का ही पता नहीं ये इनका तो पता लगाना तो बिल्कुल आवश्यक है कि क्या ये वैक्सीन की वजह से हुआ है या और किसी कारण की वजह से हुआ है मगर बाकी लोग जिनको ये वैक्सीन मिला है क्या उनमें किसी और को भी इस प्रकार का लक्षण नजर आए या नहीं आए तो वो सारा रिकॉर्ड अभी देखा जाएगा। जी बिल्कुल। मगर बाकी वैक्सीन में अभी तक इस प्रकार का रिपोर्ट कोई नहीं आया है उनके ट्रायल्स चल रहे हैं। भारत में जो 2 तैयार हो चुके हैं उन वैक्सीन का ट्रायल्स अभी चल रहे हैं और बाहर दूसरे वैक्सीन जो अमेरिका वगैरह में भी है तो उनके ऊपर भी ट्रायल्स अभी चल रहे हैं। केवल ये ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के बारे में ही ये सवालिया निशान पैदा हुआ है उसका हमें समाधान मिल जाएगा कुछ दिनों में। जी बिल्कुल। और जिन श्रोताओं के मन में ये बात उठ रही है कि ऐसे में वैक्सीन आने की प्रक्रिया में काफी देरी होगी तो आपको ये भी समझने की जरूरत है कि जो चीज बिल्कुल जांची परखी ढंग से आप तक पहुंचे वो ही फायदेमंद साबित होती है क्योंकि हम एक संकट से गुजर रहे हैं और वैक्सीन में किसी तरह की दिक्कत आने से संकट और बड़ा हो जाएगा। डॉक्टर रेड्डी, एक और रिसर्च सामने आई है कोविड-19 को लेकर और उसमें ये कहा गया है कि आरटी-पीसीआर और एंटीजन के अलावा चेस्ट एक्सरे के माध्यम से भी कुछ मरीजों में पता किया जा सकता है कि उन्हें कोरोना संक्रमण है या नहीं। ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है जी हमारे शरीर के अंदर वायरस है या नहीं वो पता लगाने के लिए वो जो प्रोब नाक में या गले में डाल के वायरस को निकालने की कोशिश करते हैं और वो प्रोब को वायरस अगर लग जाता है तो तब वो उसका डायग्नोसिस होता है कि इनको ये कोविड का बीमारी हुई है वायरस इनके शरीर में है। मगर अगर वायरस फेफड़ों में पहुंच गया और वहां पे निमोनिया पैदा किया और वो निमोनिया का लक्षण हमें वैसे तो नजर नहीं आते कभी कभी डॉक्टर के मैंने एग्जामिनेशन या परीक्षा से पता चल जाता है निमोनिया हुआ है मगर असली पता तो एक्सरे से पता चलता है। तो अगर ऐसे प्रकार इस प्रकार के मरीज को एक्सरे लिया जाए या कभी कभी सीटी स्कैन किया जाए तो ये वायरल निमोनिया और खास करके इस वायरस का लक्षण यह है कि एक ही फेफड़े में नहीं होता अक्सर दोनों फेफड़े में होता है निमोनिया। तो अगर वो नजर आता है तो उससे भी डायग्नोसिस कर सकते हैं कि ये कोविड का बीमारी का एक लक्षण है। एक्सरे और सीटी स्कैन से तो वायरस तो नहीं निकलता वायरस का प्रभाव जो हमारे फेफड़े पे हुआ है जो बीमारी हुई है वो वायरल निमोनाइटिस जो कहते हैं वायरल निमोनिया उसका पूरा हमें सबूत मिलता है। जी बिल्कुल। महाराष्ट्र के वर्धा से पहले कॉलर जुड़ चुके हैं लीलाधर जी। लीलाधर जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर नमस्ते। रेड्डी साहब से मेरा एक सवाल है जी कि ये जो वैक्सीन फेल हुई मैं ऐसा नहीं कहता कि वैज्ञानिक कुछ कर नहीं रहे लेकिन अगर एड्स है जैसे कि डेंगू है मलेरिया उसके ऊपर भी आज तक वैक्सीन नहीं निकली है तो क्या ऐसा अगर कोरोना के साथ में होगा तो कि कोरोना दीर्घकाल अपने देश में रह सकता है या पूरे विश्व में रह सकता है, ये मेरा सवाल है। डॉक्टर रेड्डी ये जानना चाहते हैं कि डेंगू मलेरिया जैसी कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके लिए अब तक कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, क्या यही हाल कोरोना के साथ भी हो सकता है? देखिए ये खतरा तो है ही है और हमें ये पक्का ऐसा किसी आधार पे हम नहीं कह सकते कि एक बिल्कुल महत्वपूर्ण वैक्सीन जो बिल्कुल सेफ भी है उससे कोई नुकसान नहीं होता इस प्रकार का वैक्सीन हमें जरूर मिलने वाला है ये हम बिल्कुल विश्वास के साथ ये नहीं कह सकते क्योंकि कई सारे वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं अभी
तकरीबन 130 वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं अभी जी, जिनमें से तकरीबन 32 वैक्सीन अभी मैदान में उतरे हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स के मैदान में उतरे हैं जी। तो उम्मीद है कि एक न एक वैक्सीन तो शायद फायदेमंद साबित होगा। मगर हमें इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि अगर वैक्सीन फायदेमंद साबित नहीं हुआ या फायदेमंद साबित होने पर भी उसके नुकसानदायक प्रभाव भी है जी, तो हमें बाकी जो कदम हमें उठाना चाहिए वायरस से बचने के लिए उसमें कोई कमियां नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। हो सकता है कि ये वायरस हमारे साथ ही रहे, थोड़ा रूप बदल के, थोड़ा स्वभाव बदल के, हो सकता है इतनी तीव्रता के साथ वो नहीं रहे, क्योंकि अक्सर वायरसेस बहुत ज्यादा फैलने के बाद उनका तीव्रता कम हो जाती है, तो हो सकता है ये वायरस का भी स्वभाव बदले और हमारे साथ ही रहे। जैसा कि हमें ये जो जुकाम होता है वो भी कोरोना वायरस से होता है, शायद उस प्रकार का ही ये भी, इसमें भी बदलाव आ जाए, कह नहीं सकते। बस ये सोच के चलना चाहिए कि कम से कम 1 साल तक, जब तक कि इसका स्वभाव बदलने का हमें कोई सबूत नहीं मिलता, इसी तीव्रता के साथ ये हमें परेशान कर सकता है और हमें इंतजार करना है वैक्सीन के लिए। मगर इंतजार करते हुए और शायद उसके बाद में भी कुछ महीनों तक हमें सावधानी बरतना चाहिए कि हमें वायरस का संक्रमण न हो, क्योंकि अगर वैक्सीन अच्छा वैक्सीन मिल भी जाए, सारी दुनिया को वैक्सीन पहुंचाने में तो समय तो लगेगा, माने एक ही दिन में तो सभी को वैक्सीन तो नहीं मिलेगा जी। हो सकता है दुनिया भर में वैक्सीन सबको मिलने के लिए 1 साल लगे। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें ऐसा वैक्सीन मिल गया सोच के हमें सावधानी छोड़ के हमें बिल्कुल केयरलेस बर्ताव करने लग जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। तो वैक्सीन के उम्मीद में रहना अच्छी बात है, हो सकता है हमें अच्छी वैक्सीन मिल जाए, मगर वैक्सीन मिले या ना मिले हमारे बचाव के कार्यक्रम में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देश की राजधानी दिल्ली से मनोज जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब की नमस्ते। नमस्ते जी। अच्छा सर, मैं ये बोल रहा था कि मैं भगरत पहले समना दवाई मार्केट में, जैसे मैं काम है इलेक्ट्रिक के, मेरा काम है जी। तो मैं ये काम कर रहा, जैसे कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब जो भी है, मतलब अपना मोदी जी भी करे 2 गज के दूरी करने के लिए जी। हाँ, तो इसमें हो कहाँ रहा है? वो तो ऐसे कूड़े की तरह बढ़ रहा है, अबूझ की तरह बढ़ रहे हैं वहाँ पे। डॉक्टर रेड्डी ये जानना चाहते हैं कि जो भीड़ भाड़ वाले बाजार हैं वहाँ सुरक्षित दूरी का पालन करना बेहद मुश्किल हो रहा है, जब अनलॉक 4 में बहुत सारी चीजें खुल गई हैं, ऐसे में क्या करें? देखिए, हमें तो पूरी तरह कोशिश करना चाहिए कि भीड़ भाड़ में फंसे ना, मगर अगर हम ऐसे भीड़ में जाना ही पड़ा तो ये 2 चीज याद रख लीजिएगा। एक तो मास्क ठीक तरीके से जरूर पहन लें जी, और उससे काफी खतरा कम हो जाता है 60% तक। अगर हर एक व्यक्ति मास्क पहने तो 60% तक खतरा कम हो जाता है जी। उसके साथ साथ हम हाथ साफ कर लें बार बार। तो किसी चीज को छूने पे अगर वायरस हमारे हाथ पे आ जाए, कम से कम वो हाथ से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश न करें, नाक द्वारा, मुंह द्वारा या आंख द्वारा। उसके बचाव के लिए हमें हाथ बार बार साफ करना पानी के साथ, और हो सके तो साबुन और पानी के साथ। अगर ये हम करें तो 60 से लेके 70-80% तक हम बच सकते हैं। अगर भीड़ से भी बचाव नहीं हो सकता तो वायरस से तो बच सकते हैं जी। दूसरी बात, अगर भीड़ भी हो, खुली जगह हो तो ज्यादा बचाव है, बंद कमरे में भीड़ हो तो ज्यादा खतरा है जी। और एक बात, अगर आप जल्द से जल्दी चलें
किसी भीड़ में ज्यादा देर तक फंसे ना। अगर भीड़ के पास भी गुजरना पड़े तो जल्द से जल्द के चले जाए तो उतना ज्यादा खतरा नहीं होगा जी। सबसे ज्यादा खतरा ऐसा है जब एक बंद कमरे में भीड़ के साथ आप घंटों भर गुजारे तो तब बहुत ज्यादा खतरा है जी। तो यह याद रख लीजिएगा। मगर हर वक्त मास्क पहनना और हाथ साफ रखना आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। जी बिल्कुल। राजस्थान के चुरू से ओम प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार। ऐसा है, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, 4-5 महीने से घर में रहता हूँ। जब लॉकडाउन हुआ था तो सोचा ये बीमारी 1-2 महीने में खत्म हो जाएगी। अब इसका कोई लगता नहीं है कब खत्म हो कब नहीं हो। तो डिप्रेशन कम करने के लिए, जैसे घर में बैठे बैठे डिप्रेशन होता है, मनोबल बढ़ाने के लिए क्या उपाय किया जाए? ये डॉक्टर रेड्डी, एक बड़ा सवाल है। लॉकडाउन और कोरोना संकट के कारण बहुत सारे लोग चिड़चिड़े हो गए हैं, छोटे छोटे बातों पर उन्हें गुस्सा आ रहा है और कहीं न कहीं डिप्रेशन भी हावी होता दिख रहा है। कैसे बचें इससे? देखिए, एक तो है कि अगर आप सीनियर सिटीजन भी हो, अगर आपको ब्लड प्रेशर का बीमारी नहीं है, डायबिटीज का बीमारी नहीं है, फेफड़े का बीमारी नहीं है और कैंसर इत्यादि बीमारी नहीं है और वैसे आप तंदुरुस्त हो, तो आपके घर के बाहर थोड़ा टहलने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बंद कमरे में रहें, तो घर के बाहर भी जा सकते हैं, खास करके जब भीड़ भाड़ ना हो जी, और ताजा हवा भी ले सकते हैं जी। और दूसरी बात जो है, अगर आपके मित्रों के साथ आप बातचीत करना चाहते हैं फोन के जरिए तो आप कर लीजिए। अगर पड़ोस में किसी से बात करना चाहते हैं तो बाहर, घर के बाहर निकल के दूरी रखते हुए आप बात कर सकते हैं जी। तो लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मगर ये सावधानी बरतना चाहिए कि आप थोड़ा बीच में फासला रखें, वो 2 गज की दूरी वाली बात जो है, और मास्क पहन के रखें और हाथ साफ करते रहें जी। और अगर आपको कोई बीमारियां हैं जिसके वजह से खतरा बढ़ता है तो तब ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है जी। और दूसरा, अब घर में मन बहलाने के लिए आप कोई संगीत सुनिए या कोई चुटकुले किसी से सुनवाइए, मैंने कुछ भी कर सकते हैं आप जी। आप मन बहलाने के लिए ये आप मत सोचिए कि आप घर में कैद होके बैठे हुए हैं। आप टहल सकते हैं घर के अंदर, घर के बाहर भी टहल सकते हैं जब ज्यादा कोई भीड़ ना हो। जी। ये मत समझिए कि ये बीमारी कब खत्म होगी, कैसे खत्म होगी, होगी भी कि नहीं होगी। क्यों नहीं जीवन में खुशियां तलाशने के लिए छोटे छोटे अवसरों को खोजें और खुश रहें। राजधानी दिल्ली से विजेंद्र जी जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ जी। जी विजेंद्र जी, स्वागत है कार्यक्रम में। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं पहली बात है कि मैं दृष्टिहीन बोल रहा हूँ जी। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है जी। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारी एरिया में कभी मतलब थोड़े दिन पहले जांच हुई थी जी कोरोना की, लेकिन अब हम उस दिन गए तो मतलब पीछे गया था थर्सडे को, बुधवार को जी। तो हम खैर मुझे प्रॉब्लम थी तो उन्होंने तो कहा कि भाई प्रॉब्लम बता दो, उन्होंने बता दिया। तो उन्होंने जांच कुछ भी नहीं, दवा दे दी, हम ले आए खिलाए। तो क्या मतलब ये अब जो सर्वेक्षण था वो खत्म है? ये प्रश्न। ये अपने प्रश्न में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको कुछ लक्षण थे और उसके बाद ये डॉक्टर के पास गए, लेकिन इनकी कोरोना की जांच नहीं की गई। डॉक्टर ने कोरोना की जांच के बारे में नहीं कहा। क्या ये सुरक्षित हैं या इन्हें आने वाले समय में कोविड-19 टेस्ट की जरूरत है? देखिए, ये तो पहला सवाल है कि डॉक्टर ने क्या सोचा जी। क्या उन्होंने सोचा कि ये लक्षण कोरोना के ही हैं या और किसी बीमारी के लक्षण है जी। अगर वो सोचते हैं कि कोरोना के लक्षण नहीं है, दूसरे और किसी बीमारी के लक्षण है, हो सकता है उन्होंने टेस्ट जरूरी नहीं समझा हो। मगर कोई भी बीमारी जैसा फ्लू जैसा लगता है, खास करके बुखार, सूखी खांसी और
सांस का तकलीफ या स्वाद का शक्ति खो बैठना या सूंघने की शक्ति खो बैठना और बदन में बहुत सारे दर्द होना, इस प्रकार के लक्षण नजर आए जी, तो तब जाके जरूर जांच कराना चाहिए जी, क्योंकि डॉक्टर को भी समझना चाहिए कि ये कोरोना इन्फ्लुएंजा के भी लक्षण हो सकते हैं जी, कोरोना के भी लक्षण हो सकते हैं जी। तो ऐसे परिस्थिति में जांच करना ही ठीक रहेगा जी। अगर इस प्रकार के लक्षण नहीं है और कोई लक्षण है जिसके लिए डॉक्टर साहब ने समझा हो कि ये कोरोना के साथ जुड़ता नहीं है जी, तो शायद उनका राय भी ठीक हो सकता है जी। और अगर आपके मन में शक है तो जरूर जाके फिर संपर्क कीजिए और टेस्ट करा लीजिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर रेड्डी, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं इस देश में या दुनिया भर में जिन्हें ऐसा लगता है कि वो कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए हैं या फिर उनमें उससे जुड़े लक्षण हैं, लेकिन वो लोग न तो अपने लक्षणों के बारे में बताते हैं, उनके मन में एक डर है कहीं अगर मैं कोरोना की जांच करवाता हूं और मैं पॉजिटिव आ गया तो फिर क्या होगा। इस डर को निकालने के लिए क्या कहेंगे आप हमारे श्रोताओं से? देखिए, ये जरूरी नहीं है कि कोरोना का बीमारी घातक हो जी, या आपको जबरदस्ती कोई हॉस्पिटल में महीनों भर तक बंद करके रखेंगे कोई। ये जरूरी भी नहीं है कि आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े। जी, अगर बीमारी हो और उसका ठीक से पहचान हो जाता है मगर लक्षण गंभीर नहीं है, हल्के से लक्षण है, तो घर में भी इलाज करने का अनुमति मिल जाती है आपको। जी, पर कम से कम ये पता चलने से कि हमें कोरोना हुआ है, आगे चल के अगर कोई इलाज की आवश्यकता हो अस्पताल में और कहीं पे, तो शुरू से पता चल जाता है कि इस प्रकार का इलाज करनी चाहिए, इस प्रकार का सावधानी बरतनी चाहिए, तो ये तो पता तो चल जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीमारी का पता चलने से आपके अपने परिवार वालों को, अपने मित्रों को आप बचा सकते हैं, अपने आप को भी बचा सकते हैं और आपके जो प्रिय लोग हैं उनको भी बचा सकते हैं। अगर आप मुंह मोड़ लें डायग्नोसिस से कि मैं जानना नहीं चाहता कि ये मुझे बीमारी है या नहीं, मैं मेरे बीमारी का लक्षण छिपाना चाहता हूँ, तो फिर अपने आप को भी नुकसान पहुंचाएंगे, अपने परिवार वालों को नुकसान पहुंचाएंगे, अपने मित्रों को नुकसान पहुंचाएंगे और कई सारे लोग और लोगों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल। तो ये अकलमंदी की बात नहीं है। जी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से राम शंकर जी जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आप हमें सुन पा रहे हैं? उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। डॉक्टर रेड्डी, एक और सवाल यहाँ पर यह है कि आईसीएमआर ने प्लाज्मा थेरेपी को उतना कारगर नहीं बताया है जितनी उम्मीद की जा रही थी। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये दुनिया भर में बड़े ट्रायल्स भी चल रहे हैं। जी। ये प्लाज्मा थेरेपी पहले एक्सपेरिमेंटल थेरेपी या कंपैशनेट ट्रीटमेंट के ओर से जी उसका अनुमति दी गई थी। मतलब और कोई चारा नहीं है और बीमारी काफी गंभीर स्थिति में पहुंच गई है, तो तब ये प्लाज्मा थेरेपी दी जा सकती है कि शायद उससे कुछ फर्क पड़ जाए। जी। क्योंकि पुराने कुछ वायरस बीमारियों में कुछ लोगों को फायदा हुआ था और यहाँ पे भी जैसा आपने पढ़ा होगा और सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं कि उनको प्लाज्मा थेरेपी के बाद में कुछ फायदा हुआ था। मगर ये कितना फायदा होता है या फायदा होता है या नहीं, या बीमारी अपने आप से ठीक हो जाती है, इसको पहचानने के लिए क्लिनिकल ट्रायल की आवश्यकता है। जी। मतलब कुछ व्यक्तियों को प्लाज्मा दी जाए जी और उतना ही तीव्रता से जिन और व्यक्तियों को जितना वही बीमारी है उनको प्लाज्मा नहीं दी जाए जी, तो दोनों के कंपैरिजन में जी पता चल जाता है कि क्या प्लाज्मा से कितने लोग बच गए, जी कितना फायदा हुआ है। जी। उस प्रकार के ट्रायल्स अभी चल रहे हैं। जितने भी छोटे मोटे ट्रायल्स हुए हैं, आईसीएमआर के भी ट्रायल्स
मैंने बहुत भारी संख्या में तो नहीं हुई जी, मगर जितना भी हुआ है उसमें कोई फायदा नजर नहीं आया जी। अमेरिका में एक बड़ा स्टडी हुआ है मेयो क्लिनिक में जी, वहां पे उन्होंने 35,000 लोगों का उन्होंने प्लाज्मा थेरेपी का उन्होंने उनका जो अनुभव रहा है उसके बारे में उन्होंने बताया जी, और उन्होंने कहा फायदा हुआ है जी, मगर उसमें ये इस प्रकार का जो ट्रायल में कंपैरिजन होता है कि कुछ लोगों को प्लाज्मा दिया गया और कुछ लोगों को नहीं दिया गया, उस प्रकार का कंपैरिजन हुआ नहीं जी। तो कुछ लोग अपने आप से ही वैसे ही बीमारी से बच गए होंगे। तो प्लाज्मा से कितना फर्क पड़ा उसका कोई अनुमान किसी को हुआ नहीं जी। तो इसीलिए वहां पे भी एफडीए ने कहा भाई कि ये जो आपने बताया है उसका प्लाज्मा थेरेपी का फायदामंद होने का अच्छा सबूत नहीं है जी। तो अच्छा क्लिनिकल ट्रायल्स करिए जी, तो तभी तो पता चलेगा। बिल्कुल। तो जितने तक भी अभी तक क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं उसमें अभी तक कोई फायदा नजर नहीं आया। जी, बिल्कुल ठीक है। और इसीलिए अभी उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह अटका हुआ है। जी। राजधानी दिल्ली से अनिल यादव जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, कार्यक्रम में स्वागत है। हाँ, नमस्कार सर। जी, नमस्ते। नमस्कार यादव जी। हाँ, नमस्ते सर। सर, मेरे 2-3 प्रश्न थे जी। कि जैसे सर, एक तो मैं ड्यूटी जाता हूँ तो घर से ही मास्क पहन के जाता हूँ, घर आके वापस उतार के धो के और वो सब करता हूँ। तो जैसे बाहर से आते तो क्या मुझे सारे अपने कपड़े धोने चाहिए? एक बात जी। दूसरी बात सर ये कि मेरा एक छोटा से बेटा है करीब 14 महीने का, तो उसके सर कई टीके नहीं लगे, तो क्या वो टीका हम किसी डॉक्टर से लगवा ले तो कोई नुकसान तो नहीं होगा? जी। और तीसरा प्रश्न है सर, जैसे हम कोई चीज बाहर से लेके आते हैं तो जो पैकेट बंद चीज होती है तो उसमें तो पैकेट के ऊपर से उसका स्प्रे कर सकते हैं सैनिटाइजर का, लेकिन जो खुली चीजें होती है तो सर उसमें कितना खतरा हो सकता है? डॉक्टर रेड्डी, काफी व्यवहारिक प्रश्न है, हमारे पास समय कम है इसलिए बहुत छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। इनका पहला सवाल ये है कि ये जब ऑफिस से घर आते हैं तो क्या मास्क के साथ साथ सभी कपड़े धोने जरूरी हैं? नहीं, कपड़े धोने की कोई जरूरत नहीं है। जी। दूसरा इनका सवाल है कि इनका 14 महीने का एक बच्चा है और उनको जो नियमित टीके होते हैं बच्चों के, बहुत सारे टीके नहीं लगे हैं। अब ये डर से डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं कि कहीं उस छोटे बच्चे को लेकर जाएं और टीकाकरण के दौरान कहीं वो संक्रमित ना हो जाए, क्या करें? देखिए, टीकाकरण कराना बिल्कुल आवश्यक है जी। तो आप डॉक्टर से पहले ही अपॉइंटमेंट ले लीजिए ताकि भीड़ भाड़ में ना फंसे, मगर बच्चे को ले जाके बिल्कुल टीके लगवा लीजिए। जी। और आमतौर से बच्चों को ये कोरोना का संक्रमण का खतरा कम होता है, अगर हो भी जाए तो उनमें बीमारी कम हो जाती है, तो बाकी बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण कराना बिल्कुल आवश्यक है। इनका तीसरा और अंतिम प्रश्न ये था कि जो डिब्बा बंद चीजें हैं उनको सैनिटाइजर से तो ये सैनिटाइज कर देते हैं, लेकिन जो खुली चीजें हैं वो कैसे सैनिटाइज हो सकती है? देखिए, अगर सब्जी वगैरह हो तो पानी में धो सकते हैं, बाकी चीजें हो तो थोड़ा धूप में थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं जी। उनको पानी में, हर चीज को पानी में धोने की आवश्यकता नहीं है जी। मगर ऐसा पाया गया है कि आमतौर से ऐसे चीजों से जी जो हम खरीद के लाते हैं बाजार से, उससे संक्रमण का खतरा बहुत ही कम ही होता है। जी। डॉक्टर रेड्डी, अब समय नहीं है कि आपसे किसी और पहलू पर चर्चा कर सकें। आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया। जैसा कि डॉक्टर रेड्डी कह रहे थे कि चाहे वैक्सीन आए या ना आए उसमें समय लगे, लेकिन आपको पूरी सावधानी बरतनी है, जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना है। आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।